मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के दौरे पर आए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को नागरिक सामाजिक संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। राहुल गांधी ने नागरिक समाज संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी मणिपुर में नागा समुदाय की शीर्ष संस्था यूनाइटेड नागा काउंसिल, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी के प्रतिनिधियों और जेएनयू के प्रोफेसर विमोल ए सहित प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। मणिपुर में हिंसा के दौर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्यपाल से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि यहां शांति बहाल हो। मैंने कुछ राहत शिविरों का दौरा किया। इन राहत शिविरों में खामियां हैं। सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए। इस बीच राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। राहुल गांधी 2 दिनों के मणिपुर दौरे पर कल इम्फाल पहुंचे थे, लेकिन उनके काफिले को पुलिस ने रोक दिया। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पे हैं और आज उनका दूसरा दिन है मणिपुर दौरे का। राहुल गांधी के जाने के बाद से एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगने लगे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा से राज्य की तनावपूर्ण स्थिति का कोई समाधान नहीं निकलेगा और यह केवल एक दिवसीय मीडिया प्रचार है, क्योंकि राहुल गांधी को सड़क मार्ग से चूड़ा चंदापुर जाने से रोक दिया गया था और उन्हें हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी पड़ी। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और इस वक्त किसी को पूर्वोत्तर राज्य की दुखद स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को मणिपुर के हालात पर कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी है और लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं और इस 2 दिन की उनकी यात्रा पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए उन पर तंज कसते हुए कहा कि उनके आने से माहौल अच्छा होने की बजाय और बिगड़ने की आशंका ज़्यादा है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की सरकार बड़ा दांव खेलने जा रही है। वो दांव है यूसीसी का, यानी समान नागरिक संहिता। दरअसल कुछ दिन पहले भोपाल में प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूसीसी की जरूरत देश को है और ये तर्कसम्मत है। एक देश में एक कानून ही होना चाहिए, अलग अलग धर्मों के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो अब सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है वो ये है कि 17 जुलाई के आसपास से जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें सरकार इस बिल को पेश कर सकती है, यूसीसी के बिल को पेश कर सकती है। उसके बाद वाइडर कंसल्टेशन के लिए इसको संसद की अस्थायी समिति के पास भी भेजा जा सकता है। क्योंकि ये बड़ा बिल है, कई सारे रिफॉर्म्स करने होंगे, कई सारे कानूनों में बदलाव करना होगा, इसलिए इसे संसद की अस्थायी समिति के पास भी भेजा जा सकता है संसद में पेश करने के बाद। इसके अलावा 3 जुलाई को लॉ पर जो संसद की अस्थायी समिति है, उसने लॉ कमीशन समेत इस बिल से जुड़े हुए तमाम जो विभाग हैं उनको भी बुलाया है। तो जाहिर सी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी यूसीसी को बीजेपी कर रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे हो गए और शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग से मेट्रो ली और वहां से टोकन भी लिया। टोकन लेने के बाद वो प्लेटफॉर्म पहुंचे। मेट्रो में यात्रियों के साथ बातचीत भी की। यहाँ बताएं आपको, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। अब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को 100 साल पूरे हो गए हैं और 2023 में दिल्ली विश्वविद्यालय लगभग 1 साल तक तमाम जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए और आज समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में 86 विभाग, 90 कॉलेज और 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की यादों को ताज़ा किया और साफ तौर पर कहा कि एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी पहले होता था, लेकिन अब शिक्षा यहीं तक सीमित नहीं हो गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया, वो जाहिर तौर पर वहाँ जो तमाम शिक्षक और छात्र थे वो गर्व से अभिभूत हो गए। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। जिस जमीन पर कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, उस जमीन को माफिया से मुक्त करा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस पर फ्लैट बनवाकर आज गरीबों को उनके हक की चाबियां सौंपी। प्रयागराज के लोकरगंज में लगभग 1731 वर्ग मीटर जमीन माफिया अतीक अहमद के कब्जे में थी। शिकायत होने पर जांच हुई तो सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया, जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि इस जमीन पर गरीबों के लिए घर बनेगा। साल 2021 में मुख्यमंत्री खुद गरीबों के घर की आधारशिला रखने प्रयागराज आए थे। यहाँ पर तेजी से निर्माण कार्य शुरू किया गया और अब इस जमीन पर 4-4 मंजिल के 2 ब्लॉक बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें कुल 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इसके लिए लॉटरी भी निकाली जा चुकी है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को उनके फ्लैट की चाबियां सौंपी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 768 करोड़ की दूसरी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भय मुक्त समाज का संदेश दिया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। राजस्थान में आज अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है और खास बात यह है कि कहा जा रहा है कि इस बैठक में अशोक गहलोत द्वारा 15 नए जिलों से जुड़े नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा, यानी कि अब ये नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे। इस साल के अपने बजट में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में एक साथ 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद इन नए जिलों का सीमांकन का काम भी शुरू हुआ था, उससे जुड़ी रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुंच गई और कहा जा रहा है कि इसी रिपोर्ट पर कैबिनेट में आज अंतिम मोहर भी लगेगी और इसके बाद इन नए जिलों के बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हालांकि अभी भी 3-4 जिले ऐसे हैं जिन्हें लेकर काम होना बाकी है और यही कारण है कि इन्हें पेंडिंग में रखा गया है। यह बात भी साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल चोटिल हो गए थे, उनके पाँव में फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने उन्हें कम से कम 7 दिन तक पूरी तरह बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन ज़रूरी काम को वे निपटा रहे हैं। फाइलें जितनी भी है वे घर बैठ के ही उसे क्लियर कर रहे हैं। नए जिलों को लेकर लोगों की उत्सुकता बनी है कि कितने नए जिलों का नोटिफिकेशन आज जारी होता है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी और महज 5 घंटे के भीतर राज्यपाल की तरफ से उस पर स्टे के ऑर्डर के बाद तमिलनाडु की राजनीति गर्म है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज पार्टी अधिकारियों और कानूनी विदों की एक अहम बैठक बुलाई। बैठक के बाद राज्यपाल को इस बाबत पत्र लिखा। एम.के. स्टालिन सरकार ने साफ कर दिया है कि सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी को लेकर वो कानूनी तरीके से राज्यपाल का विरोध करेगी। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक सेंथिल बालाजी के बर्खास्तगी के बाद राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया कि उनसे केंद्र की गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो इस पर अटॉर्नी जनरल से राय मशवरा करे। इसके बाद तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एम.के. स्टालिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपने एक मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर आने वाले वक्त में वो तमाम विपक्षी दलों से राय मशवरा करेंगे और इस मामले को संसद के होने वाले मॉनसून सत्र में भी उठाएंगे। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली में उपराज्यपाल के बयान जिसमें फ्री सेवाओं पर उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले जो हैं वो फ्री सेवाओं से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा तो रहे हैं, लेकिन क्या फ्री सेवाएं देना सही है या फिर नहीं, इस पर उन्होंने सवाल उठाया था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अब उपराज्यपाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो दिल्ली वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ्री सेवाओं को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और ऐसे में इस प्रकार के बयान से दिल्ली वाले आहत हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने साफ तौर पे उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रकार के बयानबाजी से दिल्ली वाले आहत होते हैं और शायद इस प्रकार के पद पर बैठे हुए लोगों को सीधे तौर पर दिल्ली वालों पर कटाक्ष कसने का कोई अधिकार नहीं। ये तय करती है सरकार कि आखिर किस सेवाओं को उन्हें फ्री के तौर पर आम जनता को फ़ायदा उठाना है और दिल्ली सरकार का प्रण था जिसमें उन्होंने फ्री बिजली और पानी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था और उसी के तहत लगातार दिल्ली वालों को फ्री सेवाएं मिल रही हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी करना गलत है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर लगातार एक के बाद एक कटाक्ष करती हुई नजर भी आ रही। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि पंजाब में मौजूदा चिटफंड कंपनी पर्ल्स ग्रुप के सभी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। गुरुवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्ल्स ग्रुप से पंजाब के लोगों से लूटे हुए एक-एक रुपया
एक एक पैसे का वसूल करेगी। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों में पल्स ग्रुप की संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है और इस संबंध में एक कब्जा लेने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि चिटफंड कंपनी के रूप में पल्स ग्रुप ने लोगों को निवेश के बदले यानी इन्वेस्टमेंट के बदले जमीन और प्रॉपर्टीज़ और लैंड देने का वादा किया था, जिससे न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश में लगभग 5.5 करोड़ लोगों से ठगी की गई थी। और अगर पंजाब की बात करें तो 10 लाख लोग हैं जिन्हें पंजाब में इस चिटफंड कंपनी द्वारा ठगी का सामना करना पड़ा है। तो अब सीधे तौर पर भगवंत मान सरकार ने कहा है कि चिटफंड कंपनी पल्स ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे जब्त कर लोगों का पैसा वापस किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विक्रम के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। विपक्षी एकता की बैठक और गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। लगातार वो अपने विधायकों से मिल रहे हैं और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में अगर देखें तो बिहार के 2 बड़े नेताओं ने बयान दिया था कि जदयू में एक बड़ी टूट होने वाली है। उसके बाद नीतीश कुमार काफी सचेत हो गए हैं और अब नीतीश कुमार इसी मुहिम में लग गए हैं। वो लगातार अपने विधायकों से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर रहे हैं और जो कुछ भी नाराजगी विधायकों के अंदर है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर फीडबैक भी ले रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 9 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में वह बिहार को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके विधायकों में अगर कोई भी नाराजगी है तो वो जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए और उनके जो विधायक हैं वो सभी एक साथ एकजुट रहें। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में हिंसा की गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। उत्तर 24 परगना में टीएमसी के नेता के ऊपर में ताबड़तोड़ गोलियों से बौछार किया गया और जब नेता बच गया तो उसे अधमरा पीट कर दिया गया और इस हॉस्पिटल में नेता इलाजरत है। तो वहीं पे बीजेपी के आरोप है कि मेदिनीपुर में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष को लगातार यहाँ पे डरवाया धमकाया जा रहा था और आज उसे फांसी के फंदे पर टीएमसी के लोगों ने मारकर लटका दिया है और आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी का बूथ अध्यक्ष अपने आप सुसाइड कर लिया है। इसको लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मेदिनीपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच करने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में मामला कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। महाराष्ट्र की राजनीति में 23 नवंबर 2019 को सुबह तड़के हुआ अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण एक बार फिर सुर्खियों में है। इसको लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो शपथ ग्रहण हुआ था उसकी जानकारी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को भी थी, क्योंकि एनसीपी और बीजेपी के बीच बातचीत चल रही थी और दोनों की सहमति से ये हुआ था। लेकिन 3-4 दिन पहले शरद पवार अपने फैसले से पलट गए और कहीं न कहीं बीजेपी के साथ धोखा हुआ। इसको लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भले ही मैंने क्रिकेट नहीं खेला लेकिन मेरा क्रिकेट से नज़दीक का रिश्ता रहा है, इसलिए मुझे पता है कि गुगली कब और कहां फेंकनी है। फिर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मेरे बयान से शरद पवार साहब ने आधा सच उगला है और जल्दी मैं भी गुगली फेंकूंगा और पूरा सच सामने आएगा। कैमरामैन दिलीप पावरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के सभी अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया था। इस विज्ञापन में बताया गया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय है और 2024 के बाद भी महाराष्ट्र की जनता की पसंद मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे को है। एक सरकारी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक मूर्खता थी। फडणवीस का कहना है कि सीएम शिंदे ने विज्ञापन जारी होने के दूसरे दिन बाद ही मुझे कॉल कर बताया था कि हमारी पार्टी के नेताओं ने ये गलती की है, इसलिए मेरी तरफ से ये विषय खत्म हो चुका है। फडणवीस ने एक सरकारी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये भी कहा कि लोकप्रियता को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनमें कोई कंपटीशन नहीं है। एकनाथ शिंदे सरकार का चेहरा है और अगर एकनाथ शिंदे ज्यादा लोकप्रिय है तो महाराष्ट्र की सरकार भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले,
न्यूज़ 24 मुंबई। मानसून की दस्तक के साथ ही भारी बारिश की संभावना। जी हां, मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें साफ किया है कि दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना है। एक येलो अलर्ट जारी किया है एनसीआर के लिए, जहां कहा जाए कि फरीदाबाद हो, बल्लभगढ़ हो, अन्य इलाके हों जहां भारी बारिश हो सकती है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो लगातार बारिश हो रही है उससे भी जल जमाव हो सकता है। यही नहीं, पूर्वी राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, 29 से 3 तारीख यानी जो जगह थी यानी 3 तारीख तक भारी संभावना है, वहाँ पे भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ पे भी लगातार बारिशों की संभावना है, क्योंकि जो पारा था लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद मानसून की दस्तक के बाद ये साफ किया गया कि भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल जो पारा था वो थोड़ा कहा जा सकता है कि ठंडक मौसम में जरूर हुई है, लेकिन ये भी साफ हुआ है कि आने वाले कुछ और दिन ऐसे ही रह सकते हैं। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली। समूचे गुजरात में हुआ मॉनसून का आगमन। पिछले 24 घंटों में गुजरात के 224 तहसीलों में हुई बारिश। मॉनसून अब पूरी तरह से गुजरात पर मेहरबान हो चुका है। आज सुबह से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई जिलों में बरसात जारी है। गुजरात के जामनगर, जूनागढ़, तापी, वलसाड, नवसारी, राजकोट, गिर सोमनाथ, कच्छ, सुरेंद्रनगर और बोटाद सहित पिछले 24 घंटों में राज्य के 224 तहसीलों में बारिश हुई है, जिसमें जूनागढ़ में सबसे ज्यादा 8 इंच बारिश हुई है। वहीं मोरबी में भारी बारिश के चलते मच्छू 3 डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते निचले इलाकों के 20 गाँवों को अलर्ट किया गया है। और वहीं पूरे राज्य भर में हो रही बारिश की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक जारी कर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। मुंबई और उसके आसपास इलाकों में तेज बरसात का दौर जारी है। पिछले 3 दिन से लगातार मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश जारी है। शुक्रवार के दिन भी मुंबई में रुक रुक कर तेज बरसात हुई, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। खास करके अंदरी सबवे को जल जमाव के चलते कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि जब बारिश रुकी और पानी निकासी के बाद इस सबवे को दोबारा से यातायात के लिए खोल दिया गया। कुछ इसी तरीके की तस्वीर मुंबई के पास थाने और भिवंडी से भी आई, जहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। अब तक इस बारिश में मुंबई में ही मात्र 8 लोगों की जान हादसे के चलते जा चुकी है। मौसम विभाग ने मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों और 8 जिलों के लिए मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये जिले खास करके पालघर और कोंकण इलाके के हैं, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बरसात की दरकार है और लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार है। कैमरा विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बारिश की वजह से न सिर्फ पटना के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है, वहीं कई इलाकों में सड़कें धंस गई हैं। ये पटना का सबसे वीआईपी रोड है, वीरचंद पटेल पथ, जहाँ पर एक तरफ सभी राष्ट्रीय पार्टियों के दफ्तर हैं, वहीं सामने में जजेस के कोठियाँ हैं। और यहाँ पे आप देखें कि आज सुबह में कई गाड़ियाँ अचानक से जब जल जमाव हुआ और उसके बाद जब गाड़ियाँ यहाँ से चलने लगी, कई गाड़ियाँ यहाँ धंस गई थी। और यहाँ पर देखिए ये ट्रैक्टर का पूरा ट्रक्का यहाँ धंस गया। इससे पहले जस्टिस संदीप कुमार की एक कार यहाँ पे धंस गई थी, जिससे बनाने का रिपेयरिंग का काम चल रहा था और ये जो ट्रैक्टर है उसके लिए आया। तो बताया जाता है कि यहाँ पे ड्रेनेज का काम चल रहा था, उसके बाद नई सड़क बनी थी और नई सड़क बनने का ये हाल है। और ये तस्वीरें सिर्फ वीरचंद पटेल पथ की नहीं, अशोक राजपथ पर भी कई सड़कें जो हैं वहाँ पे धंस गई हैं, जिसके चलते अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन गिरीश के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़। बाबा बर्फानी की यात्रा के चलते देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू के बेस कैंप भगवती नगर में पहुंचे। आप देखिए श्रद्धालुओं में बेहद ज्यादा उत्साह है कि आप श्रद्धालुओं को देखिए बम बम बोले के जयघोषों के साथ श्रद्धालु पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो कल यानी 1 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और श्रद्धालुओं के चेहरे पर देखिए बेहद ज्यादा खुशी है। खुशी इस बात को लेकर है कि ये यात्रा के पहले दिन बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। आइए श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं क्या ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की पहली बार आई है और इतना उत्साह आप में देख रहे हैं हम। ज़्यादा एक्साइटमेंट है और फर्स्ट डे ही दर्शन मिलेंगे, उसका अलग लेवल एक्साइटमेंट है। कोई डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अलग लेवल एक्साइटमेंट। कहाँ से हैं? मैं यूपी बरेली से हूँ, बहुत उत्साहित हूँ मैं और बाबा बर्फानी के दर्शन मिलेंगे, मैं बहुत खुश हूँ। आप श्रद्धालुओं को सुन सकते हैं, श्रद्धालु में बेहद ज्यादा उत्साह है। ये वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं और यही इनका कहना है कि पूरे साल भर बेसब्री से इंतजार रहता है इस दिन का कि कब बाबा बर्फानी के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेंगे। कैमरामैन मक्खन लाल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।
अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना होने के बाद कश्मीर घाटी में दाखिल हो गया। दिन भर का सफर तय करने के बाद जैसे ही अमरनाथ यात्री कश्मीर घाटी में दाखिल हुए तो यहाँ घाटी के गेटवे माने जाने वाले काजीगुंड इलाके में अधिकारियों ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उन्हें फूल मालाएं पहनाई। इसके बाद करीब 3500 अमरनाथ यात्रियों के इस जत्थे को दो बागों में बांटा गया। एक जत्था श्रीनगर से होते हुए बालतल बेस कैंप की तरफ रवाना हुआ तो दूसरा यात्रियों का जत्था दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में नुनवन बेस कैंप की तरफ रवाना किया गया। और यहाँ अब पूरी रात रुकने के बाद दोनों जो बेस कैंप से यात्रा है वो कल सुबह अमरनाथ गुफा के लिए शुरू की जाएगी और कल ही अमरनाथ के कपाट खोले जाएंगे और यात्रियों को इस यात्रा के पहले दर्शन करने का मौका मिलेगा और 62 दिनों तक इसी प्रकार से अमरनाथ यात्रा कश्मीर घाटी में जारी रहेगी। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। श्रोमणी कमेटी जल्दी ही श्री हरमंदिर साहब से गुरबाणी के सीधे प्रसारण के लिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से इसको शुरू कर सकती है और इसके लिए जो टेक्निकल व्यवस्था है, जहां जो भी सेटअप लगाना है उसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और समझा जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये चैनल 24 जुलाई से शुरू हो जाएगा और इसकी वैकल्पिक जो व्यवस्था है, अलग अलग चैनल इसको अपने तौर पर प्रसारित भी कर पाएंगे। और यही नहीं, इससे पहले पंजाब सरकार ने जिस तरह से पंजाब सरकार वर्सेस एसजीपीसी के माध्यम से कंट्रोवर्सी हुई थी और एसजीपीसी ने अपना जनरल इजलास बुलाकर इसको रद्द कर दिया था और अब एसजीपीसी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अपना चैनल प्रसारित करने जा रही है और इसके लिए एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी किसी भी समय इसकी घोषणा कर सकते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। ग्रामीण विकास फंड और नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव और बढ़ती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा आरडीएफ और एनएचएम के पैसे ना दिए जाने को लेकर पंजाब सरकार अब केंद्र से आर पार के मूड में नजर आ रही है। आरडीएफ और एनएचएम की राशि को लेकर अब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस विवाद को अदालत के बाहर ही निपटा लेने की कोशिश करना चाहते हैं। आपको बता दें कि पंजाब में हाल ही में हुए विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आरडीएफ और एनएचएम के पैसा जारी नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार की निंदा की थी। पंजाब सरकार के आरडीएफ और एनएचएम के अलावा अन्य दूसरे जितनी भी योजनाएं हैं उसमें कुल मिलाकर केंद्र सरकार द्वारा 5,800 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसको लेकर पंजाब सरकार लगातार मांग कर रही है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द उन फंड को जारी करे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विक्रम के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं या फिर उसके आदी हो चुके हैं तो अब सावधान हो जाइए। दरअसल एक रिसर्च आई है जिसके मुताबिक कोल्ड ड्रिंक में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है जो आपको जानलेवा बीमारी दे सकता है। और ये रिसर्च WHO की है। WHO ने अपनी रिसर्च में कहा है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है उसका नाम है एस्पोर्टेम। और एस्पोर्टेम जो है वो आपके शरीर में खतरनाक कैंसर सेल जो होते हैं उनको बूस्ट करने का काम करता है, उनको बढ़ाने का काम करता है। और इस एस्पोर्टेम को इसमें कोल्ड ड्रिंक में बड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिसर्च के मुताबिक एस्पोर्टेम एक कार्सिनोजेनिक है, जिसका मतलब है कि बॉडी में कैंसर सेल्स को ट्रिगर करने का काम कर सकता है। कोल्ड ड्रिंक में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, तो लिहाजा WHO ने इसको लेकर एक चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक और च्युइंगम जैसे पदार्थों का ज़्यादातर सेवन करते हैं उनमें कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। 500 रुपए की नोटों की गड्डियों के साथ फोटो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये फोटो यूपी के उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर थाना अध्यक्ष के घर की हैं। दरअसल गुरुवार को सोशल मीडिया पर लाखों रुपए के साथ थाना अध्यक्ष बेहटा मुजावर रमेश चंद साहनी के परिवार की तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर वायरल में बिस्तर पर 500 की नोटों की गड्डियों के साथ उनके बच्चे और उनकी पत्नी दिख रही हैं। महिला और बच्चे नोटों की गड्डियों के साथ सेल्फी लेते दिख रहे हैं। तस्वीर वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं जब ये मामला एसपी के संज्ञान में पहुंचा तो आनन फानन में मामले की जांच कराई गई। पता चला कि तस्वीर में नोटों के साथ दिख रही महिला और बच्चे बेहटा मुजावर थाना प्रभारी रमेश चंद साहनी के हैं। वहीं मामले में थाना अध्यक्ष साहनी का कहना है कि एक पारिवारिक प्रॉपर्टी में बिक्री हुई थी। तस्वीरें 14 नवंबर 2021 की हैं।
हालांकि वायरल फोटो के मामले में एसपी उन्नाव ने थाना अध्यक्ष साइनी को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच के लिए सीओ बागन मऊ को निर्देश भी दिए हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।